हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग एमबीए थर्ड सेमेस्टर के फाइनेंस स्पेशलाइजेशन और एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में बार बार इस तरह के क्वेश्चन को या कई बार सेम क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि XYZ लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। फर्म के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एसेट को परचेज कर सकते हैं या लीज पे ले सकते हैं मशीनरी को। कि मशीनरी की जो कॉस्ट है वो है 15 लाख की, जो यूजफुल लाइफ है मशीन की वो है 5 ईयर्स, सेल्वेज वैल्यू है वो है 1 लाख की, जो हमें 5 ईयर्स के बाद मिलेगी। परचेज को फाइनेंस किया जा सकता है, वो जो फाइनेंसिंग रेट है वो गिवन है हमें 20%। लोन को रिपे करना है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, जिसमें गिवन है कि इंटरेस्ट को भी पार्ट कंसीडर करेंगे। जो इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी है वो एंड ऑफ द ईयर पे करना है। या हम लोग क्या कर सकते हैं, मशीन को लीज पे ले सकते हैं, जो लीज का रेंट है वो है 4,50,000 5 ईयर्स के लिए। इसके बाद हमें ये सजेस्ट करना है कि कंपनी को परचेज करना चाहिए या लीज करना चाहिए, दोनों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए। और इसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास गिवन है। जो डेप्रिसिएशन की मेथड रहेगी वो है WDV मेथड। जो रेट है उस डेप्रिसिएशन का वो है 25%। टैक्स रेट गिवन है 35%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 20%। जो लीज रेंट है वो भी हमें एंड ऑफ द ईयर पे करना है। जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है वो है 30,000 पर ईयर, और जो पे करेगा वो कौन करेगा, लेसी। लेसी का मतलब होता है जो लीज पे ले रहा है। तो हम लोग यहाँ पे दो चीजें देखेंगे कि एक लीज क्या होता है और एक परचेज क्या होता है। तो जो क्या होगा, जो एसेट को यूज करेगा उसे हम लोग बोलेंगे लेसी, जो एसेट प्रोवाइड कर रहा होगा उसे हम लोग बोलते हैं लेसर। कि लीज के अंदर क्या होता है, लीज एग्रीमेंट में जो ऑनरशिप होती है वो ट्रांसफर नहीं होती है, बस पोजेशन ट्रांसफर होगा। पोजेशन ट्रांसफर का मतलब है जो एसेट है वो एक इंडिविजुअल या कंपनी से दूसरे इंडिविजुअल या कंपनी के पास जा सकता है, बट जो ऑनरशिप होगी वो फर्स्ट वाली कंपनी के पास ही रहेगी, जो एसेट को क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, जो एसेट को पहले ओन करते थे। परचेज के अंदर क्या होगा, पोजीशन भी ट्रांसफर हो सकता है और इसके साथ ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। आई होप इतना क्लियर होगा। परचेज और लीज क्या होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन से कॉस्ट को कैलकुलेट करना है और उसके बाद हम लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर होगा। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लीज के लिए सॉल्व करते हैं। तो लीज को हम लोग डिनोट कर देते हैं पार्ट 1 से। तो देखिए पार्ट 1 जो हो गया है ये हमारे पास लीज डिसीजन हो गया। लीज डिसीजन में जो हमारे पास डेटा सेट था वो था लीज पर ईयर, जो हमें गिवन थी वो थी 4,50,000 की। जो टैक्स रेट था वो गिवन था हमारे पास 35% का। आई होप इतना क्लियर होगा। लीज में क्या होता है, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो जब आप कोई एसेट लीज पे प्रोक्योर करते हैं, लीज पे यूज करते हैं, तब आपको क्या मिलेगा, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, रेंट। तो अब हम लोग रेंट निकालेंगे। पहले रेंट आफ्टर टैक्स। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लीज रेंट है वो इसी तरह से लिखा। तो जो लीज रेंट था वो था हमारे पास 4,50,000। यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 0.35, क्योंकि हमने टैक्स रेट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जब हम 4,50,000 में 0.65 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के सब्ट्रैक्शन का, तो जो हमारे पास लीज रेंट का अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2,92,500। यहाँ पे जो हमारे पास लीज रेंट आफ्टर टैक्स आ गया है वो कितना आ गया है, 2,92,500। तो हमारे लिए जो नेट रेंट की जो कॉस्ट हो गई है लीज के लिए वो कितनी हो गई है, 2,92,500। इतना अमाउंट हम लोग पे करते हैं। लेकिन अब इसी के साथ हमें एक और एक्सपेंसेस गिवन है, जो लिखा है कि लेजी पे करेगा। तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन से हैं आपके पास, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे अब हम लोग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लिए भी क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालेंगे। तो वो यहाँ पे जो कॉस्ट थी क्वेश्चन में वो हमारे लिए कितनी थी, 30,000। टैक्स रेट था वो क्या था, 35%। तो 0.35 को माइनस कर दिया। जब हम 30,000 में 0.65 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे लिए कॉस्ट आ गई है वो आ गई है 19,500। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने लीज रेंट आफ्टर टैक्स निकाल लिया है, मेंटेनेंस जो एक्सपेंसेस थे वो भी हमने आफ्टर टैक्स निकाल लिए। तो यहाँ पे जो हमने निकाला है ये निकाला है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आफ्टर टैक्स। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेट
लीज रेंट निकालेंगे कि एक्चुअल में हम लोग कितना पे करने के लिए जा रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, नेट लीज रेंट हमने निकाला कि एक्चुअल में हमारे लिए जो कॉस्ट है, हमारा जो आउटफ्लो है वो कितने का हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2,92,500 में हम लोग प्लस कर देंगे 19,500 का। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे जब हम दोनों का एडिशन करते हैं तो हमारे लिए जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 3,12,000। तो यहाँ पे जो हमारे लिए नेट लीज रेंट आ गया है वो कितना आ गया है, 3,12,000। आई होप इतना क्लियर होगा। लेकिन ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ये तो अभी बस एक ही साल के लिए किया है। अब हम जो पेमेंट कर रहे हैं लीज को वो तो हम लोग 5 इयर्स तक कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 इयर्स की प्रेजेंट वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए जिस तरह से हम लोग कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, ईयर बना लिया है, नेट लीज रेंट निकाल लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है हमारे लिए, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था वो कितना परसेंट था, 20%। तो हम लोग यहाँ पे 20% से सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे जो हमें टैक्स का रिबेट था वो कितना था, 35%। तो जब हम 21 माइनस 0.35 करेंगे तो एक्चुअल में जो हमारे लिए नेट कॉस्ट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 13%। तो जो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे वो निकालेंगे 13% पे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब फर्स्ट ईयर के लिए निकाला तो 13% से कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड में 1 प्लस आर, तो हम लोग यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे अब 13% था तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो 13 ईयर के लिए क्या होगा, 1 प्लस 13% को सॉल्व किया तो 0.13, 1 प्लस 0.13 किया तो कितना आ गया, 1.13। तो जब हम 1 में 1.13 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.885। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 0.885। फिर सेकेंड ईयर के लिए करेंगे तो 2 बार डिवाइड होगा तो हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। जो कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा है, अब क्योंकि प्रीवियस ऑपरेशन हमारा डिवाइड वाला था तो बस हमें इक्वल्स टू प्रेस करना होगा। तो जैसे ही आप 2 बार डिवाइड करेंगे या इक्वल्स टू प्रेस कर, तो हमारे पास जो सेकेंड ईयर का फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.783। आई होप इतना क्लियर होगा। वैल्यू को कहीं पे मैंने राउंड अप कर लिया होगा तो आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। इसके बाद थर्ड वाला जो होगा वो होगा 0.693, यहाँ पे होगा 0.613, यहाँ पे हो गया 0.543। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। तो जब हम 3,12,000 में मल्टीप्लाई करते हैं 0.885 का, तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ रही है 2,76,120। इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,12,000 में अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.783 का। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,44,296। अब हम थर्ड ईयर के लिए जाएंगे तो अगेन 3,12,000 मल्टीप्लाई बाय हम लोग करेंगे 693 से, तो मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आ गया है वो आ गया है 216,216। अब फोर्थ ईयर के लिए सॉल्व किया तो 3,12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.613 किया तो हमारा जो आंसर आ गया है वो आ गया है 191,256। तो अब हम फिफ्थ ईयर के लिए आते हैं। तो जब हम फिफ्थ ईयर के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 169,416। तो यहाँ पे हमने जो 5 इयर्स की लीज रेंट थे इसकी प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे प्रेजेंट वैल्यू का, जिससे हमें लीज की कॉस्ट पता चल जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एडिशन कर देंगे। 276,120 प्लस 244,296 प्लस यहाँ पे होगा 216,216, 191,256, फिर करेंगे 169,416। तो जब हमने टोटल किया यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1097307। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल आ गया है वो कितना आ गया है, 1097304 है। तो जो वैल्यू है वो है 304। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 5 इयर्स का लीज रेंट आ गया। तो हमने यहाँ पे लीज की कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया है और जो लीज की कॉस्ट आई है वो आई है 10,97,304। अब हम लोग क्या करेंगे, परचेज के लिए आएंगे, परचेज की कॉस्ट निकालेंगे, देन हम दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग परचेज डिसीजन के लिए आते हैं। परचेज डिसीजन में जो हम सबसे पहला जो कैलकुलेशन करते हैं वो करेंगे एनुअल इंस्टॉलमेंट का। एनुअल इंस्टॉलमेंट का हमारा फॉर्मूला होता है
कॉस्ट ऑफ मशीन अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इंटरेस्ट का मतलब है जितने परसेंट पे हमने यहाँ पे फाइनेंसिंग की है वो रेट से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे जो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ मशीन थी वो कितने की थी, तो यहाँ पे जो मशीन थी उसकी कॉस्ट गिवन है हमें 15 लाख। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो हमें निकालना है वो कितना निकालना है, 20% का। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी 5 इयर्स का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकलेगा 20% से, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग 1 डिवाइड बाय 1.2, ये किया, फर्स्ट ईयर का आ गया। फिर निकालेंगे सेकेंड ईयर का, फिर किया थर्ड ईयर का, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। अब हम लोग इन सबको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो जैसे ही आप टोटल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2.99। तो यहाँ पे जो उसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.99। तो 15 लाख में अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं 2.99 का, तो यहाँ पे हमारी इंस्टॉलमेंट जो आ रही है वो आ जाएगी हमारे पास 5,01,672। तो यहाँ पे जो हमारे लिए इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया है, तो यहाँ पे जो हमारे लिए इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट आ गया है वो आ गया है 5,01,672। आई होप इतना क्लियर होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन कर लिया। बट क्या होता है कि जब हम लोग परचेज डिसीजन में हमें क्या निकालना होगा, आउटफ्लो। तो परचेज डिसीजन में हम लोग क्या निकालने के लिए जाएंगे, आउटफ्लो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी कॉस्ट होगी इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें बेनिफिट्स मिल रहे होंगे उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट तो हमें पता चल गई है कि 15 लाख से, पर ईयर की जो इंस्टॉलमेंट है ये भी पता चल गई है कि हम लोग जो पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5,01,672। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन अब ये जो बेनिफिट्स है, क्या होगा बेनिफिट में, तो यहाँ पे हमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, सेल्वेज वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू को क्या करेंगे, कॉस्ट में से माइनस करने के लिए जाएंगे। अब जो टैक्स का बेनिफिट है वो हमें कहाँ पे मिलता है, दो जगह पे। एक मिलेगा आपको डेप्रिसिएशन पे, दूसरा वाला हमें मिलेगा इंटरेस्ट पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो दोनों बेनिफिट्स हैं उसका क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं डेप्रिसिएशन से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पार्ट ए बना लेते हैं जो किसका रहेगा, डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए जाएंगे और इसे हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं ए। तो यहाँ पे टेबल ए में हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 इयर्स है, तो ये 5 इयर्स का डेटा हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो 5 हमने इयर्स लिख लिए। अब देखिए मशीन की जो कॉस्ट है, शुरुआत में जो हमारे लिए इनिशियल कॉस्ट होगी वो कितने रुपए होगी, 15 लाख। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जो हमारे लिए मशीन की कॉस्ट है वो कितना है, 15 लाख। अब हमने डेप्रिसिएशन 20% चार्ज किया। तो जब हम 15 लाख का 20% चार्ज करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 लाख की। तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ गया है वो आ गया है 3 लाख का। जब हम 15 लाख में से 3 लाख का सब्ट्रैक्शन करेंगे, फर्स्ट ईयर का मशीन का क्लोजिंग बैलेंस होगा, वही सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे ये जो हो गया है ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब हम लोग 12 लाख का 20% निकालेंगे। तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2,40,000 की। यहाँ पे हमने 12 लाख का 20% निकाला, तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया है वो आ गया है 2,40,000। अब हम लोग कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो सेकेंड ईयर के बाद जो मशीन कितने की बचेगी वो दिख जाएगा। तो जब हम 12 लाख में से 2,40,000 का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9,60,000 का। तो यहाँ पे जो मशीन की कॉस्ट आ जाएगी सेकेंड ईयर के बाद वो आ जाएगी 9,60,000 की। अब थर्ड ईयर के लिए आएंगे तो जो ओपनिंग बैलेंस हो गया है वो कितना हो गया है, 9,60,000 का। जब हम लोग 9,60,000 का 20% निकालते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1,92,000। जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7,68,000 की। अब जो फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस आ गया है वो कितना आ गया है, 7,68,000 का। इस पे हम लोग 20% का डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1,53,600। सब्ट्रैक्शन किया तो जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है
14,400। अब हम लोग फिफ्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, तो 6,14,400 का जब हम 20% निकालेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,22,880। फिफ्थ ईयर के एंड में जो हमारे लिए मशीन की जो कॉस्ट है, फिफ्थ ईयर के एंड में जो मशीन की कॉस्ट बच रही है वो बच रही है 4,91,520। तो देखिए अब हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का तो कैलकुलेशन कर लिया है, बट जो दूसरा बेनिफिट था वो हमें किसके फॉर्म में मिल रहा है, इंटरेस्ट के फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डेट का रीपेमेंट स्केड्यूल है वो निकालने के लिए जाएंगे। तो देखिए अब हम आते हैं पार्ट बी में। अब हम लोग डेट का रीपेमेंट स्केड्यूल बनाएंगे पार्ट बी में। तो जो हमारी इंस्टॉलमेंट होगी ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और इंटरेस्ट पे हमें क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि कितना हमने इंटरेस्ट पे किया है, कितना हमने प्रिंसिपल पे किया है, क्योंकि इंटरेस्ट पे जो टैक्स बेनिफिट होगा इसको हम लोग ओवरऑल कॉस्ट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में, ईयर स्टार्टिंग में जो हमारे पास जो लोन का बैलेंस था वो कितने का था, 15 लाख का। जो इंस्टॉलमेंट हमने पे की है वो एंड ऑफ द ईयर पे की है, तो 15 लाख का 20% जो इंटरेस्ट आ गया है वो हमारे पास आ जाएगा 3 लाख का। इंस्टॉलमेंट हमने जो पे की थी वो की थी 5,01,672। इंटरेस्ट जो था वो था 3 लाख का। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल पेमेंट निकालना है। तो टोटल इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट का पोर्शन हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल का पोर्शन कितना था। तो देखिए दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ गई है प्रिंसिपल की वो आ गई है 201,672। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल पेमेंट आ गया है फर्स्ट ईयर का वो कितना आ गया है, 201,672। आउटस्टैंडिंग लोन हमारे पास था 15 लाख का। इसमें से जब जो प्रिंसिपल पे किया हमने वो माइनस किया, तो एंड ऑफ द ईयर में जो लोन का बैलेंस था वो हुआ है 1,298,328। आई होप इतना क्लियर होगा। तो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो हमारे लिए लोन का बैलेंस आ गया है वो कितना आ गया है, 12,98,328। जो फर्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड ऑफ द ईयर था वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,298,328। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1,298,328। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम लोग 20% निकालेंगे ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। तो 12,98,328 का जब हम 20% निकालते हैं तो हमारे लिए जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 259,666। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इंटरेस्ट हो गया है वो कितना हो गया है, 259,666। जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी, इंस्टॉलमेंट में से हम लोग माइनस कर देंगे इंटरेस्ट का। तो जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल पे होगा वो होगा 242,006। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल पे हो गया है वो हो गया है 242,006। अब यहाँ पे हम लोग आउटस्टैंडिंग लोन निकालेंगे, तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 1,056,322। तो जो लोन का बैलेंस है सेकेंड ईयर के बाद वो हो गया है 1,056,322। अब जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वही क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर का ओपनिंग। तो ये होगा 1,056,322। अब इसका जब हम 20% निकालेंगे तो जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 211,264। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल पेमेंट हमने किया है वो किया है 290,408 का। अब देखिए ओपनिंग लोन में से हम लोग प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास क्लोजिंग लोन बच रहा है वो बचेगा 765,914 का। तो इतना हमारे पास थर्ड ईयर के एंड में लोन बचा है। यही हमारे पास फोर्थ ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, तो 765,914। तो यहाँ पे जो फोर्थ ईयर के लिए ओपनिंग लोन बचा वो बचा 765,914। अब हम लोग इसका 20% निकालेंगे, तो जब हम इसका 20% निकालते हैं तो हमारे लिए जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 153,183। तो हमारे लिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट आ गया है फोर्थ ईयर के लिए वो कितना आ गया है, 153,183। अब हम इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 348, इसके साथ होगा 489। फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल पे हो गया है वो कितना हो गया है, 348,489। इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल को हमने माइनस किया तो हमारे पास जो बैलेंस फिगर बचेगा फोर्थ ईयर के एंड में वो होगा 417,425। यही फिफ्थ ईयर का ओपनिंग हुआ
417425। अब देखिए फिफ्थ ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के पहले हम लोग यहाँ पे सेम जो हमारे पास बिगिनिंग था लोन का वही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल पेमेंट में डाल देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ ईयर का सबसे पहले प्रिंसिपल पे कर देंगे। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी वो थी 501672, इसमें से हम लोग 417425 का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जो हमारे पास बैलेंस अमाउंट आ गया है वो आ गया है 84247। क्योंकि यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट किया है तो इंटरेस्ट पे हम लोग क्या लगा देंगे, स्टार। और फिफ्थ ईयर के एंड में हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग होगी लोन की वो पूरी क्या हो जाएगी, 0। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब हमने क्या किया है, डेट का रिपेमेंट स्केड्यूल बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैश आउटफ्लो का कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। देखिए अब हम लोग पार्ट सी में आ गए। पार्ट सी में हम लोग क्या करेंगे, नेट कैश आउटफ्लो का कैलकुलेशन करेंगे हमारे बाइंग या परचेज डिसीजन में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए ये हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट थी, 5 इयर्स को हम 5 इयर्स तक हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करने वाले थे। बट देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, दो एडवांटेज मिल रहे थे। एक मिल रहा था इंटरेस्ट का, दूसरा मिल रहा था हमें डेप्रिसिएशन का। तो इसके लिए हम लोगों को जो भी एडवांटेज मिल रहा था डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट से, उसे हम लोग क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट कैश आउटफ्लो आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। तो डेप्रिसिएशन पे हमें जो एडवांटेज मिल रहा है टैक्स का, वो कितना मिल रहा है, 35% का। तो देखिए यहाँ पे अब जो फर्स्ट ईयर का हमारा जो डेप्रिसिएशन था वो कितने का था, 3 लाख का। 3 लाख पे हमें 35% का टैक्स बेनिफिट मिला। तो जो हमारे पास अमाउंट हो गया है वो कितना हो गया है, 1,05,000। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। तो 2,40,000 का जब हम 35% निकालेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट जो बेनिफिट का आ गया है वो कितना आ गया है, 84,000 का। अब हम लोगों ने 1,92,000 का कैलकुलेशन किया तो 67,200 हुआ। इसके बाद 1,53,600 का हमने 35% निकाला। तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 53,760। इसके बाद फिफ्थ ईयर का निकाला तो 1,22,880 का जब हम 35% निकालते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 43,008। तो ये आपके पास कौन सा वाला अमाउंट हो गया है, डेप्रिसिएशन पे टैक्स बेनिफिट का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब जो दूसरा एडवांटेज था वो हमें किसके फॉर्म में मिल रहा था, इंटरेस्ट के फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, डेट रीपेमेंट का भी शेड्यूल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब जो भी हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में फायदा होगा उसे हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट था वो हमारा कितना था, 3 लाख। तो 3 लाख का हम 35% निकालते हैं। तो 3 लाख का 35% हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 1,05,000 फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। अब जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट था वो तो हमारा 2,59,666। तो 2,59,666 का 35% निकाला हमने। तो जो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 9,0883। तो अब हमने सेकंड ईयर का भी निकाल लिया है इंटरेस्ट। थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट निकाला। थर्ड ईयर के लिए जो बैलेंस था इंटरेस्ट का वो था 2,11,264। इसका जब हम 35% निकालेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 73,942। फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट था हमारे पास 1,53,183। इसका अब हम लोग 35% निकालेंगे तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 53,614। फिफ्थ ईयर के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो 84,247 का जब हम 35% निकालेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 29,486। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो भी हमें बेनिफिट्स थे उसे अब हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए जो इंस्टॉलमेंट थी इसमें से ये जो दोनों बेनिफिट्स थे इसका हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस। इसके बाद वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी इंस्टॉलमेंट है इसमें से जो बेनिफिट्स है इसका हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्शन। थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग नंबर दे देते हैं। तो नंबर 1, 2, 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, 6 और यहाँ पे क्या 7। कॉलम नंबर 5 आएगा जब हम कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा फ्लो क्या था। तो देखिए अब हम लोग 5,01,672 में से जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2,91,672। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा नेट कैश आउटफ्लो हो गया था वो कितना हो गया था, 2,91,672। सेकेंड ईयर के लिए हमने निकाला तो वो आ जाएगा आपके पास 3,26,789। थर्ड ईयर के लिए जो कैश आउटफ्लो था वो था आपके पास 3,60,530। फोर्थ ईयर के लिए आ जाएगा आपके पास 3,94,2
298 और फिफ्थ ईयर के लिए जब हम करेंगे तो हमारा जो आउटफ्लो आ जाएगा वो आ जाएगा 429178। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, नेट कैश आउटफ्लो निकल जाएगा। अगेन हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे 13% पे, क्योंकि 0.35% टैक्स बेनिफिट था। तो 20 में जब हम 0.65 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 13%, और 13% से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। अब हम 13% से यहाँ पे फैक्टर लिख लेते हैं। तो ये जो फैक्टर होगा वो हो गया 0.885, 0.783, 0.693, 0.613 और 0.543। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लिए। अब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 का। तो इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम नंबर 5 का और कॉलम नंबर 6 का। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 258130। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 255876। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 249847। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 241705। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 233044। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसका जब हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 12,38,602। तो जब हमने प्रेजेंट वैल्यू का टोटल किया तब जो हमारे पास परचेस वाली जो कॉस्ट आ गई है वो कितनी आ गई है, 12,38,602। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन देखिए अब यहाँ पे हमें क्या होगा, कुछ बेनिफिट भी मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होगा वो हमें मिलेगा सेल्वेज वैल्यू के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्वेज वैल्यू को उसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे होगा सेल्वेज वैल्यू। अब जो हमें सेल्वेज वैल्यू मिल रही है ये कब मिल रही है, तो हमें ये मिल रही है फिफ्थ ईयर के एंड में। जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास, 1 लाख रुपीज की। तो 1 लाख का मल्टीप्लाई जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में करेंगे फिफ्थ ईयर के बाद के, तो जो वैल्यू है वो है 0.543। जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 54,300। तो यहाँ पे हम लोग सेल्वेज वैल्यू का माइनस कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा डिडक्शन होगा वो होगा हमारे पास कैपिटल लॉस का। तो देखिए फिफ्थ ईयर के बाद जो हमारे लिए मशीन की कॉस्ट थी वो कितनी थी, 4,91,520। तो हमारे लिए जो फिफ्थ ईयर के बाद मशीन की कॉस्ट थी वो कितनी थी, 4,91,520। लेकिन हमने मशीन को कितने में सेल कर दिया है, 1 लाख में। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा लॉस पे। तो यहाँ पे आ जाएगा टैक्स बेनिफिट ऑन कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस पे भी हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। अब वो बेनिफिट कैसे निकलेगा, तो हमारे लिए जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 4,91,520, क्योंकि हमने इसे 1 लाख में सेल कर दिया है। तो पहले तो हम लोग कितने पे निकालेंगे, 3,91,520। इसका मल्टीप्लाई होगा उस समय की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, मतलब 0.543, और जो टैक्स बेनिफिट था वो था हमारे पास 0.35 का। आई होप इतना क्लियर होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो कैपिटल लॉस पे हमें टैक्स बेनिफिट हो रहा है इसका भी क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे किया माइनस। जब हम 3,91,520 में 0.543 एंड 0.35 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 74,408। यह हमारे पास है कैश आउटफ्लो। इसमें से हम लोग बेनिफिट का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे जब हम बेनिफिट का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 11,09,894। तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉस्ट आ गई है हमारे पास परचेज की, तो जो परचेज की कॉस्ट आ गई है वो कितनी आ गई है, 11,09,894। आई होप इतना क्लियर होगा। इसी के साथ देखें तो जो हमारी लीज की कॉस्ट थी वो कितनी थी, 10,97,304। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास परचेज की कॉस्ट ज्यादा है लीज से, इसलिए हम लोग कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, लीज ऑप्शन को। तो यहाँ पे होगा लीज ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए,
लीज ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, जिससे जो हमारा अमाउंट है वो बच सके। लीज और परचेज डिसीजन में जिस ऑप्शन से हमारी कॉस्ट कम होगी हम लोग वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और अदर ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे लीज ऑप्शन को। आई होप इतना क्लियर होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।